अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली में व्यूअर्स माय लिसनर्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैं तेरी आदत का मारा का पार्ट नंबर 7। और नावल हमारा हर दफ़ा की तरह यही बोलूँगी बहुत अच्छा चल रहा है और आप लोग को पसंद भी आ रहा है। और हम देख ही चुके हैं अभी अपनी लास्ट एपिसोड में कि आरजू ने माहा को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देना उसने मंजूर किया है और उसने दानियाल से निकाह के लिए ख्वाहिश ज़ाहिर की है। तो और इनकी आगा जी ने इनकी बात मान भी ली। तो आइए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। तो अपने आगा जी को कैसे मना लिया आरजू? वहाँ फिक्रमंदी से बोली। आरजू अपना लहंगा देख रही थी जो रेड एंड गोल्डन कंट्रास्ट पर था। आरजू ने बुरा सा मुंह बनाया। बोल क्यों नहीं रही आरजू? और तुम तो दानियाल से निकाह नहीं करना चाहती थी ना, मेरी वजह से तुम ये सब कर रही हो ना। वहाँ अफसरदगी से बोली। आरजू ने गहरा सांस भरते हुए उसकी जानिब किया। हाँ, तुम्हारी वजह से कर रही हूँ। मुझे झूठ बोलने की ज़्यादा आदत नहीं है ना। मैं किसी का दिल रखती हूँ क्योंकि मेरे पास मेरा अपना है, लेकिन कुछ लोग ख़ास होते हैं, हमें इनका दिल रखने के लिए अपना दिल मारना पड़ता है। तुम ख़ास हो महा मेरे लिए। वैसे भी उस दानियाल के बच्चे की तो खैर नहीं, अब बीवी बनकर जीना हराम करूँगी। आरजू बोलते बोलते आखिर में खतरनाक मुस्कुराहट के साथ बोली थी। वहाँ बगैर कुछ कहे उसके गले लग गई। तुम वाकई सब संभाल लेती हो आरजू, वो नम लहजे में लिए बोली। आरजू खुलकर मुस्कुरा दी थी, लेकिन ये बात आरजू ही जानती थी वो कैसे ये सब बर्दाश्त कर रही थी। अपने शौहर के रूप में तो उसने एक ऐसे इंसान को सोचा था जो उसका ख्याल रखे, उसके नखरे उठाए और यहाँ मिल कौन रहा है जिसके खुद के नखरे खत्म नहीं होते थे। रुखसती के बाद भी वो यहाँ ही रहेंगे। इतना गले क्यों लग रही हो तुम लोग? नूर बेगम कमरे में दाखिल होते बोली थी। आगा जी ने घर के तमाम अफराद को अच्छे से समझा दिया था कि आरजू का निकाह हो रहा है दानियाल से, और खास उन्होंने बताया था कि आरजू खान दानियाल को पसंद करती है। जिसे सुनते सब शौक के आलम में मुंह खोले एक दूसरे को देखने लगे थे। जल्दी से लहंगा पहन लो कि ब्यूटिशियन तैयार करे तुम्हें। रुखसार बेगम भी कमरे में दाखिल होते बोली। आरजू ने इस बात में सर हिलाया। फिलहाल आरजू से किसी ने कुछ नहीं पूछा था, सब खुश थे कि आरजू कहीं नहीं जाएगी और रुखसार बेगम तो बेटी के फैसले पर सदके वाली जा रही थी उसके। आरजू लहंगा उठाए वॉशरूम गई। फिर तकरीबन 7 मिनट बाद वो बाहर निकल आई। अब कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। उसने आईने में अपना अक्स को देखा। क्या वो उस शख्स के लिए सजने वाली थी जिसकी नज़रों में उसका किरदार मशकूक था? क्या वो शख्स उसे कभी कबूल करेगा या वो कबूल कर पाएगी उसे? दरवाजे पर होती दस्तक पर वो चौंकी। उसने अंदर आने को बोला। ब्यूटिशियन अब अंदर आ गई थी जो थोड़ी देर पहले बाहर थी। आरजू गहरा सांस भरते चेयर पर बैठ गई और ब्यूटिशियन महारत से अपना काम करने लगी थी। आरजू खान ने खुद को इस हद तक मजबूत किया था कि दानियाल सफीर खान के तीखे जहरखंद लफ्जों की काट उसके दिल के टुकड़े टुकड़े ना कर दे। तकरीबन 2 घंटों में वो मुकम्मल तैयार थी। उसने भारी पलके उठाकर आईने में देखा। वो सांस रोके खुद के वजूद को देख रही थी। वो बहुत हसीन लग रही थी, लेकिन ये हुस्न, ये सजना सवरना आरजू खान के लिए बेमायने था। वहाँ कमरे में इंटर हुई। आज आयशा का वलीमा था, सो वो भी बिल्कुल तैयार बाहर मिराज के साथ स्टेज पर बैठी हुई थी और अब आरजू को बाहर बुलाया जा रहा था। वहाँ ने आरजू की क़यामत के इस हुस्न को देखा। उसके लबों से बेख्तियार माशाअल्लाह निकला। ब्यूटिशियन भी आरजू की तारीफ करती अपना सामान लेती चली गई। पेमेंट उसकी पहले ही हो चुकी थी। बाहर बुला रहे हैं तुम्हें, वहाँ ने नजरें चुराते कहा। आरजू की इस हालत की जिम्मेदार वो कहीं ना कहीं खुद को भी समझ रही थी। चलो। आरजू लबों को बाहम जोड़े आगे को बढ़ी। लहंगा काफ़ी हैवी था। माँ ने उसे सहारा दिया। वो खुद पिंक और ब्लैक कंट्रास्ट की नेट की फ्रॉक में बहुत हसीन लग रही थी, मगर आज दोनों दोस्तों के चेहरों पर उदासी थी। तुम चाहो तो मैं सबको सच बता देती हूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें शादी नहीं करनी पड़ेगी। वहाँ लब काटते बोली। आरजू ने चादर उठाई और अपने ऊपर डाली। उसने घूंघट निकाल लिया था। स्किन कलर की चादर से घूंघट निकाले उसने नफी में सर हिलाया। माँ ने चौंक कर उसे देखा। माँ को बहुत बुरा लग रहा था। आरजू खान ऐसी नहीं थी और अब शायद वो खुद को मजबूत कर रही थी, या शायद अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी। सब ठीक हो जाएगा माँ, मैं सब संभाल लूंगी, तुम फिक्र ना करो, किसी को भी कुछ मत बताओ, जब वक्त आएगा तब बता देना। अब चलो। वो माँ को कहते आगे बढ़ी। जब रुखसार बेगम कमरे में दाखिल हुई थी, आरजू को शॉल से खुद को कवर किया और घूंघट निकाले देख वो चौंकी, फिर सर झटका।
हाँ तुम जाओ बाहर बेटा, मैं आरजू को ले आती हूँ। रुखसार बेगम ने मोहब्बत से कहा तो वो सर हिलाती बाहर निकल गई। आरजू लब पीछे रुखसार बेगम के साथ चलने लगी। शॉल के पारों से मंदिर धुंधले से नजर आ रहे थे, वो इन्हें वाज़ेह नहीं देख सकती थी। रुखसार बेगम से बाहर ले आई थी। सब लोग खामोशी से लब से उसके वजूद को देख रहे थे। दानियल सफ़ीर खान स्टेज पर मुट्ठियां बाहम जोड़े ऑफ वाइट कुर्ते में, कंधे पर काली मर्दाना शॉल रखी, कलाई पर महंगी घड़ी बांधे, पाँव में पिशावरी चप्पल पहने, बालों को जेल से सेट किए लब पीछे बैठा था। रुखसार बेगम आरजू को स्टेज तक लाई थी। उन्होंने चंद पल दानियाल का इंतजार किया था कि वो उठे और दुल्हन को सहारा दे, लेकिन वो सख्त तासुरात लिए बैठा रहा था। मिराज ने अफसोस से उसे देखा। रुखसार बेगम ने मुस्कुराहट लबों पर सजाते खुद ही आरजू को ऊपर स्टेज पर बैठा दिया। काजी साहब निकाह शुरू करें, आगा जी ने कहा तो काजी साहब ने निकाह शुरू किया। आरजू शहीर खान वल्द शहीर खान के आपका दानियाल सफ़ीर वल्द सफ़ीर खान थे। सिक्का राजुल वक्त 50 लाख हक महरी, निकाह कबूल है। काजी ने साहब ने घूंघट ओढ़े वजूद को देखते कहा, जबकि कब से सख्त तासुरात चेहरे पर सजाए बैठे दानियाल ने हैरत से बाप की तरफ देखा, फिर आगा जी की तरफ। आरजू खान, उसका निकाह तो महा खान से हो रहा था। ये आरजू खान कहाँ से आ गई थी? तीसरी नजर उसने घूंघट वाले वजूद पर डाली। स्किन कलर के शॉल से अब आरजू का चेहरा उसे बहुत ही मुश्किल से नजर आया था। उसने गुस्से से मुट्ठियां पीछी थी, गर्दन की नसें तेज सांस लेने की वजह से फूलने लगी थी। क्या आपको ये निकाह कबूल है? काजी साहब फिर से बोले। घर के तमाम अफराद लब नीचे खड़े थे, जैसे ये कोई बहुत ही मुश्किल मरहला हो, और ऐसा ही था। दो नापसंदीदा शख्सियत आपस में एक बंधन में बंधने वाली थी। दानियल सोफे से उठने लगा था जब सफ़ीर साहब ने पीछे से आते उसके कंधे पर दबाव दिया और उसे आंखों के इशारे से खामोश रहने का कहा था। उस जब्त से सुर्ख होते चेहरे से जबड़े पीछ गया। कबूल है, कबूल है, कबूल है। आरजू ने 3 मरतबा जुमले अदा करते अपने तमाम जुमले को उस शख्स के नाम कर दिए जिसकी पाबंदियां उसे अपने वजूद पर गवारा नहीं थी। 2 आंसू टूटकर उसके दामन में गिरे। काजी साहब ने अपनी वही जुमले दानियाल की जानिब रुख करते दोहराए थे। सबके चेहरे फिक्रमंदी से तन गए। हर कोई उसी सोच में था कि वो सरफिरा शख्स न जाने क्या करेगा, लेकिन आगा जी जानते थे दानियाल सफ़ीर खान उनकी इज्जत पर कभी आँच नहीं आने देगा। उसकी हैरत बता रही थी, वो पहला ऐसा दुल्हा था जिसे यही पता नहीं था कि उसकी दुल्हन थी कौन, उसकी शादी किससे हो रही थी। कबूल है 3 बार बोलते उसके लहजे का सरपन बढ़ता चला गया। आरजू का दिल कप कपा उठा। सबने सुख का सांस लिया तो ये सब उसे इल्म में लाए बगैर किया गया था। उसने एक यखलक नजर सब पर डाली थी। मिराज लब दबा गया। आयशा ने उसे घूरा। इन दोनों से साइन ली गई। हर कोई एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगा था। सफ़ीर साहब और शहीद साहब दोनों भाई एक दूसरे के गले लग रहे थे। रुखसार बेगम ने मुस्कुराकर बेटी को देखा। उनकी आंखें नम हो गई। घूंघट उठा लो, मिराज ने लब दबाते कहा। दानियाल ने सख्त नजरों से उसे घूरा था। उसने दांत पीसते जब्त के बंधन बांधते घूंघट उठा दिया। आरजू ने पलकों की झालर उठाकर नम आंखों से उसे देखा था। वो चंद पल जैसे तिल्स्म ज़दा लम्हों में कैद होता उसकी आंखों में लगे काजल में खो गया। वो आंखें दानियाल सफ़ीर खान के दिल को जैसे मुट्ठी में कैद करने लगी थी। दानियाल ने लब खींच लिए। तभी ना जाने किसने पीछे से सॉन्ग प्ले किया था। ऐसा लगता है क्यों तेरी आंखें जैसे आंखों में मेरी रह गई, कभी पहले मैंने न सुनी जो ऐसी बातें कह गई। तू ही तो है हर तरफ मेरे, तो तुझसे परे मैं जाऊं कहाँ, ऐ मेरे दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है। दानियाल वापस सोफे पर टिक गया और आरजू सर झुकाए बैठी थी। हर कोई उसके हसीन चेहरे को देख माशाअल्लाह कहे बिना न रह सका। आयशा ने मिराज को घूरा क्योंकि सॉन्ग का प्लान उसी का था। दानियाल का जब्त जवाब देने लगा। वो बगैर किसी की जानिब देखे मुठियां नीचे स्टेज से उतरा और वहां से जबड़े नीचे हद से ज्यादा गुस्से से निकल गया। आरजू ने इसकी पुश्त को देखा था। रात के तकरीबन 11 बजे आरजू को वहां उसके कमरे में छोड़ आई थी। एक बोझ सा था जो उसके वजूद से हट गया था। वो वाकई दिल से आरजू खान की शुक्रगुजार थी। मेहमान जा चुके थे और बाकी सब अपने कमरे में थे सिवाय दानियाल के जो घर के बाहर न जाने कहाँ था। वहां अपने कमरे में आई थी। दुपट्टा उतार कर सोफे पर डाल दिया। बेड पर आती लेटते ही लगी थी कि जब बेड के करीब खाली जगह देख उसका मुंह बन गया था। शादी की तैयारियों में शायद फिरोजा ने ध्यान ही नहीं दिया था। वो खुद भी पानी रखना भूल गई थी। जग उठाते मुर्दा कदमों के साथ बाहर की जानी पड़ी थी। किचन में जाते हाथ मारकर लाइट ऑन की
और स्लिप से बोतल उठाकर जग में डाली। जब अचानक लाइट ऑफ हुई थी, महा ने सांस रोक ली थी। उसके नथनों से मर्दाना क्लोन की खुशबू टकराई थी। महा ने कदम पीछे की जानिब की, उसकी खुशबू पहचान सकती थी। अलेक्जेंडर, ऐसे मत पुकारा करो मुझे बटरफ्लाई। वो इसकी पेट पर रखते उसे खुद से लगाते बोला। महा का सांस अटका था। अलेक्जेंडर ने जग उसके हाथों से लेते स्लीप पर रख दिया। हटो। महा सूखे पड़ते लबों पर जबान फेरते बोली। जब अलेक्जेंडर ने उसे मजीद खुद के करीब कर लिया, उसका रुख अपनी जानिब करते अलेक्जेंडर ने उसे बाजू में भरा था। वहां की आंखें हैरत और खौफ से फैल गई। अगर किसी ने भी देख लिया तो क्या होगा, माह सोचकर ही घबरा गई थी। जबकि वो खामोशी से चल रहा था, उसके कदम माह के कमरे की तरफ थे। नीचे उतारो मुझे, पागल हो गए तुम, कोई जाग गया तो। नीचे उतारो अलेक्जेंडर। माह उसके बाजू में मचली थी। अलेक्जेंडर खामोशी से उसके कमरे में इंटर हुआ, कमरा बंद किया और उसे लाते बेड पर उतार दिया। मुझे किसी दूसरे से मत डराया करो बटरफ्लाई, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। मुंह चलाते बोला। शायद वो गम चबा रहा था। मुंह चलाते उसके गाल का गढ़ा वाज़ेह हो रहा था, जिसे माँ ने आज पहली बार देखा था। माँ को तो उसका नाम भी उस दिन पहली बार पता चला था, जब उसने खुद को गैंगस्टर बोला था, वरना निकाह पर उसे होश कहाँ था। अपने बाप से भी नहीं। माँ ने उसकी तरफ देखा, जो हैट सर से उतार चुका था। उसके कदम बेड की जानिब थे। वो बेड पर बैठते माँ को देखने लगा। माँ ने खुद के वजूद को देखा। वो दुपट्टे से बेनियाज थी, पिंक और ब्लैक कलर की फ्रॉक में। उसका नाजुक वजूद वाज़ेह था। उसने सोफे पर पड़े दुपट्टे की तरफ देखा। मेरा बाप नहीं है। वो उठा, बेड से नीचे उतर गया। माँ ने गहरा सांस लिया। उसकी मौजूदगी माँ की सांसें रोकने को काफ़ी होती थी। वो भी बेड से नीचे उतरी थी ताकि दुपट्टा उठाकर खुद पर ओढ़ सके। बबल गम डस्टबिन में फेंकते वो माँ की जानिब फुर्ती से लपका था। छोड़ो मुझे। माँ उसके अचानक खुद के करीब आने पर सिर पिटाई थी। नहीं, दिमाग इजाज़त नहीं दे रहा। पीछे से माँ के कंधे पर अपनी हल्की बड़ी बेड़ रगड़ते वो गंभीर लहजे में बोलता। माँ की रूह फना कर गया था। दिल होता है। माँ ने उसका जुमला शायद दुरुस्त करना चाहा था, जबकि उसका सुलगता तबता लम्स उसे अपनी गर्दन की पिछली जानिब महसूस हुआ तो खुद में सिमट गई। वो काम नहीं करता। वहाँ का रुख अपनी जानिब करते हुए उसके लबों की गोशे अपने लबों की सख्त गिरफ्त से छूता बोला। माँ की आंखें मुतहैयर हुई थी, कमर पर उसकी गिरफ्त सख्त हुई थी। यहाँ वापस क्यों आए? माँ उसे खुद से दूर रखने की कोशिश करते अटकते लहजे में बोली। अलेक्जेंडर ने उसकी थोड़ी अपनी दरमियानी उंगली से ऊपर उठाई। माँ ने उस दिल ज़्यादा आंखों में देखा। माँ की दिल की दुनिया में तूफान बरपा हुआ था। वो आंखें किसी को भी अपने शहर में जकड़ कर उसके रूह पर काबिज हो सकती थी। माँ नजरें चुरा गई। तुम्हें काम बोला था बटरफ्लाई, वो इस मरतबा सर्द लहजे में बोला। माँ ने उसके चेहरे के एकदम बदलते तासुरात को देखा तो रूह कांप उठी थी। सरसराती उंगलियों का लम्स उसे अपनी कमर पर महसूस हुआ था। शौहर की हुक्म अदोली नहीं करते। माँ को अपनी पिछले जानिब उसकी उंगलियों का लम्स अपनी फ्रॉक के जिप पर महसूस हुआ था। वो आंखें फैलाए उसे देखने लगी। ओके, वो टकते लहजे में तेजी से बोली थी और इतनी ही तेजी से उससे अलग हुई थी। अलेक्जेंडर ने उसे तीखी नजरों से देखा। वापस जगह पर आ। वो सर्द लहजे में बोला। माँ ने नफी में सर हिलाया था। माँ, वापस जगह पर आ। वो वहशत से लबरेज लहजे में चबा चबा कर अदा करते बोला। नहीं, क्या कर रहे थे तुम? मैं मजबूर हूँ, इसका मतलब ये नहीं तो मेरा फ़ायदा उठाओ। वहाँ 2 कदम मजीद पीछे हुई थी। अलेक्जेंडर ने माथे पर तेवरी चढ़ाए हेजल ग्रीन आंखों में सफाकियत भरे उसे देखा। तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हारी चाह कर रहा हूँ? जानती हो ना मैं कौन हूँ? मेरे एक इशारे पे कई 100 लड़कियाँ मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकती हैं, और कर भी रही हैं। अपनी ये खुशफहमी अपने जहन से निकाल दो। उसके लहजे और लफ्ज़ों में चुभे मतलब को समझते इस्तेज़ाई अंदाज में उसका मजाक उड़ाते बोला। वहाँ ने बीती आंखों से उसे देखा, जो अब हैट सर पर पहने दरवाजे के करीब खड़ा था। मुझसे निकाह क्यों किया? माँ नम लहजे में बोली। वो वाकई डेडली गैंगस्टर था। वो बस तकलीफ देना जानता था। वो बहुत बुरा था। तुमने खुद इज्जत की बातें की थी बटरफ्लाई, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया था। ये मत सोचना मैं तुम्हारे पीछे पागल हो जाऊंगा, तुम्हें मनाऊंगा। मैं चाहूँगा तो अभी अपना हक तुमसे वसूल कर लूँ, लेकिन क्या है ना, मेरे लम्स के काबिल नहीं हो तुम। वो तंज के तीर चलाता माँ की ज़ात को पल में बेजर कर गया। माँ ने बेयकीनी से उसे देखा। तुम्हें क्या लगता है मैं मर रही हूँ तुम्हारे लिए? माँ की आंखें बार बार भीग रही थी। वो सुर चेहरा लिए बोली।
किसने कहा था कि तुमसे? मुझे लग रहा है बटरफ्लाई, मुझे यकीन है तुम्हारा दिल मेरी कुर्बत के लिए तरस रहा है। वो साइड स्माइल लबों पर सजाता बोला, उसके लहजे में यकीन था। वहाँ का दिल तेजी से धड़का। दिल ने शिद्दत से दुहाई दी कि अलेक्जेंडर के लफ्ज़ अन करीब सच हो जाएंगे। तुम बहुत बुरे हो। वहाँ ने अफसोस भरी नजरों से उसे देखते कहा, तुम हमेशा सच बोलती हो। हेड उठाते उसने दोनों बाजू फैलाए, थोड़ा सा झुकते, जैसे दाद वसूल की महा की कलस कर रह गई। फाइल निकाल कर रखना, मैं लेने आऊंगा। वापस उसे देखते हुए बोला और वो बाहर निकल गया। महा सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। अलेक्जेंडर की ऐसी बातें सुन उसे बुरा लग रहा था। महा ने होंठ रगड़ डाले, वो उसके लफ्ज़ को मिटा देना चाहती थी। वो क्यों इसके बारे में सोचे जब वो उसकी ज़ात को इतना हकीर जान रहा था। महा ने बेदर्दी से आंखें रगड़ डाली थी। तुम यहाँ कैसे आ गए? आरजू बेड से उठते बोली। अब उसके सर पर उसका दुपट्टा था, शॉल उतार कर वो बेड पर रख चुकी थी। हाँ, तुमसे ही पूछ रही हूँ, कैसे आ गए यहाँ? आरजू के आगे बढ़ते मुंह बनाते बोली थी। हाय अल्लाह, कहाँ फंस गई हूँ? किससे हो गई शादी? काश तुमसे हो जाती तो मैं सह जाती। सर को नफी में हिलाते हुए थोड़ा झुकी थी जहाँ खिड़की के पास एक कॉकरोच था। आरजू से देखते बोली, तुम्हारे साथ गुजारा मुमकिन है? तुम तो बोलते भी नहीं हो। वो अकड़ो मुझे नहीं छोड़ेगा यार। दानियल सफीर खान को याद करते आरजू के गले में गिल्टी सी उभरी थी। ध्यान से दरवाजा खुला, आरजू की सांस उसे हलक में अटकती महसूस हुई। किससे बात कर रही थी तुम अभी? माथे पर तेल भी चढ़ाए वो आईब्रो झुकाकर बोला। अपने पीछे भरती उसकी आवाज को सुनते आरजू खान ने पलट कर उसे देखा और फिर उसका हलक तक कड़वा हुआ था उसे देखकर। जिससे मर्जी कर रही हूँ, अब आपको इससे भी मसला है? आरजू नफूस ज़दा लहजे में बोली। उसके लहजे में मुकाबिल को देख साफ बेजारी छलक रही थी। जिस पर दानियल सफीर खान ने दांत पीसते कदम उसकी जाने बढ़ाए। ये उनकी शादी की पहली रात थी। वो दुल्हन बने अपने कहर ढाते सरापे के साथ उसके सामने खड़ी थी। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दिया करो, समझी? ज़्यादा जबान चलाने की ज़रूरत नहीं है। बोलो, किससे बात कर रही थी तुम अभी? किससे शादी करने का बोल रही थी? उसके बाजू को दबूचे और लहू छिलकाती आंखें उसके खूबसूरत चेहरे पर टिकाए बोला। छोड़ो मेरा बाजू, क्या जाहिलों की तरह हाथ लगाने पर उतर आते हो? आरजू अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करती फनकारी थी। उसकी बात सुनते दानियल का दिमाग भट्टी की तरह तप उठा था। वो दांत पीसते सामने खड़ी आफत को देखने लगा। बीवी हो तुम मेरी और हक है अब इससे मेरा तुम पर। आरजू दानियल सफीर खान, अब से तुम मेरी पाबंद हो। सो शराफत से बताओ, किससे बात कर रही थी? किससे बोल रही थी शादी करने का? उसके बाजू में अपनी उंगलियां पैबस्त करते बोला। उसकी उंगलियों के गड़ते ही आरजू को अपनी बाजू में शदीद दर्द की लहर उठती महसूस हुई, जबकि दानियल तैश के आलम में उसे देख रहा था। बदकिस्मती से बीवी हूँ आपकी और इसका अफसोस मुझे सारी जिंदगी रहेगा। इसकी अपनी बाजू पर लम्हा ब लम्हा पड़ती गिरफ्त के बाइस होते दर्द को नजरअंदाज करते वो अपनी नम आंखें उसकी सुर्ख होती आंखों में गाड़ते बोली। इसकी बात पर दानियाल जबड़े पीछ गया। वो लड़की हमेशा उसे बस नीचा दिखाना चाहती थी। दानियाल ने दांत खचाते उसे अपने साथ घसीटा था। आरजू कटी डाल की मानद उसके साथ घसीटती चली गई। अब यहाँ बैठकर अपनी बदकिस्मती पर रो, क्योंकि मुझसे निजात अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। उसे कमरे से बाहर पटकते हुए उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर गया। आरजू ने हैरत से तैयार होती आंखों से बंद दरवाजे को देखा। आज उसकी शादी की पहली रात थी। वो कमरे से बाहर थी। वो तो शादी ही नहीं करना चाहती थी। काश तुम इस तरह मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देते। आरजू नम आंखों से हिला पीछे बोली थी। सुर्ख रंगत में मजीद सुर्खियां फैल गई। वो सख्त नजरों से बंद दरवाजे को देख रही थी। बिल्कुल ऐसा था जैसे उसकी किस्मत का दरवाजा भी बंद हो चुका था, जहाँ से अब खुशी आना मना हो चुकी थी, क्योंकि दानियल सफीर खान उसके बंद दरवाजे के पीछे उसके साथ था। दानियाल, आरजू ने जरा बुलंद आवाज में उसे पुकारा और साथ ही ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया था। प्लीज दरवाजा खोले ना दानियाल। आरजू का लहजा मजीद तेज और बुलंद हो गया। साथ वो ऊंची ऊंची रोना शुरू हो चुकी थी। अंदर बैठे दानियाल ने अपने इश्तियाल पर काबू पाना चाहा था। रात किस पहर अगर कोई जाग गया तो कितनी इज्जत अफजाई होगी उसकी। क्या तकलीफ है तुम्हें आरजू खान? दरवाजा एक बार फिर धड़ाम से खुला। दानियाल सख्ती से लब एक दूसरे में पैबस्त किए खड़ा था। मुझे अंदर आना है, बीवी हूं ना मैं आपकी। आरजू खान इंतहाई मासूमियत से बोली। इसकी बात सुनते दानियाल का दिल अश अश कर उठने को किया।
अपनी नौटंकी मेरे साथ मत करना, बहुत पछताओगी तुम आरज़ू, याद रखना। दानियल उंगली उठाई बोला। इस वक्त उसे सब पर गुस्सा आ रहा था और सबसे बढ़कर आरज़ू खान पर। ठीक है, मैं ऐसे आगा खान के पास चली जाती हूँ। मैं उनसे बोलूँगी कि मेरे पास कोई रूम नहीं जिसमें रुकूँ, क्योंकि मम्मा ने बोला है अब दानियाल का रूम ही मेरा रूम है। मैं अपने रूम में नहीं जा सकती। आरज़ू कहते साथ ही पलटी। दानियाल ने सख्ती से जबड़े पीछे आके पड़ते उसका बाजू दबोचा और उसे अंदर कमरे में पटका। पाँव की ठोकर से दरवाज़ा बंद किया। बहुत बीवी की रट लगाई हुई है। बीवी के कुछ फराइज भी होते हैं। आरज़ू ने पलटकर उसे देखा। दानियल सफ़ेद खान का लहजा एकदम बदल गया था। आरज़ू ने फैली आंखों से उसके अपनी जानी पड़ते कदम देखे और उसके हाथ उसके कुर्ते के बटनों पर थे। आरज़ू हैरत से उसे देख रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? आरज़ू का लहजा लड़खड़ा गया। दानियल ने अब कुर्ते के बटन खोले। 2 कदम के फासले से उसके सामने खड़ा था। बीवी हो ना तुम मेरी, मेरा रूम तुम्हारा है तो तुम मेरी हुई ना इस हिसाब से। वो दांत पीस कर एक एक लफ्ज अदा कर रहा था। उसकी आंखों से चिंगारियां सी निकलती। आरज़ू खान का वजूद छिलसा रही थी। नहीं, मैं कोई बीवी नहीं हूँ आपकी, मैं चली जाती हूँ। आरज़ू खान उसके तेवर देख सहमती आगे को बढ़ी। जब दानियल ने पास से गुजरते उसकी नाजुक कलाई पकड़ते उसे अपनी जानिब खींचा। खबरदार, अगर तुमने इस कमरे से बाहर कदम भी निकाला वरना सारी जिंदगी इस बेड पर माजूरी में गुजारोगी। वो सख्त करक लहजे में बोला। उसकी गिरफ्त आरज़ू की कलाई पर सख्त हुई। तुम मुझे रोक नहीं सकते, आरज़ू उसकी नीली आंखों में देखते बोली थी। लेकिन उसे दानियाल की सुर्खी माइल आंखों में देखते अब डर महसूस हो रहा था। ऐसी बात है तुम मुझे चैलेंज कर रही हो आरज़ू खान? उसने आरज़ू के सर पर सेट हुआ दुपट्टा खींच दिया था जो पिन से सेट था। खींचे जाने की वजह से वो बड़ी मुश्किल से आरज़ू के सर से दूर हो और आरज़ू के बालों में तकलीफ हुई थी। तभी उसे अपने सर में दर्द की शदीद लहर उठती महसूस हुई। आंखों में फौरन पानी आ गया। तुम बदतमीज जाहिल, मनूस मारे, चुप, बिल्कुल चुप। खबरदार, अगर तुमने ऐसे अल्फाज मुंह से निकाले अभी मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। एक आंसू आरज़ू की आंख से उसके गाल पर फिसल गया, जिस पर दानियाल तंजिया मुस्कुराया था। आरज़ू को वो इस वक्त जहर मालूम हो रहा था। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, ना तुम्हारा भाई, मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम मेरी पाबंद हो आरज़ू। दानियल सफ़ीर खान, मेरा हक तुम पर इतना है जितना तुम्हारा खुद पर नहीं। अब से मैं कहूँगा रुक जाओ तो तुम्हें रुकना पड़ेगा। मैं कहूँगा तुम चलो तो तुम चलोगी। आंखों में चमक और लबों पर साइड स्माइल रखते दानियल सफ़ीर खान ने आरज़ू का दुपट्टा जमीन पर फेंक दिया। बेबसी के एहसास से आरज़ू की आंख से दूसरा आंसू बहा। उसे लगा माँ को बचाने के चक्कर में उसने खुद का बहुत बड़ा नुकसान कर लिया था। खामोशी से जाओ वहाँ और सो जाओ, मेरा ज़्यादा दिमाग ख़राब मत करना। उसकी कलाई छोड़े वो खुद वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। पीछे आरज़ू खान गुस्से से दांत पीसे थे। न जाने कौन सा वक्त था जब आरज़ू ने उससे शादी करने का फैसला किया था, लेकिन बस वो सुबह होते ही आगा जान से बोले कि उसे फिलहाल कोई रुखसती नहीं करवानी, बस ये रात कट जाए, वो अपने रूम में रहेगी। वो दुपट्टा उठाते अपने कंधों पर फैलाए बेड पर एक साइड आकर लेट गई। दानियाल ढीले ढाले ट्राउजर में बाहर निकला था। आरज़ू ने उसकी जानिब एक नज़र देखा, फिर नजरें फेरने में बगैर टी शर्ट के खड़ा था। यहाँ से उठकर सोफे पर लेटो, वो उसके सर पर खड़े बोला। आरज़ू ने दूसरी तरफ मुंह रखते ही नफी में सर हिलाया। क्यों, मैं क्यों जाऊँ सोफे पर? तुम्हें शौक चढ़ा है, तुम जाओ। तुम आरज़ू कड़वा मुंह बनाते तरह कर बोली। वैसे भी अपने बालों में हुई तकलीफ पर उसे अपनी दानियाल पर गुस्सा आ रहा था, जैसे वह बड़ी मुश्किल से पी रही थी। ये क्या कर रहे हो? दानियाल ने उसका बाजू गिरफ्त में लेते उसे बेड से नीचे उतारा था। तभी आरज़ू हड़बड़ा गई थी। सोफे पर जाकर लेटो, वो उसे अपने सामने करते बोला। आरज़ू ने सर उठाकर उसे देखा और दानियाल ने सर झुकाकर उसे आरज़ू को शिद्दत से अपनी छोटी हाइट खटकी थी। पहले बराबरी पर आ जाओ, फिर मुकाबला कर लेना। अब जाओ यहाँ से, उससे जाया लहजे में बोलता आरज़ू को आग लगा गया। उसे इसकी छोटी हाइट पर टॉन्ट मार रहा था। आरज़ू को वहीं छोड़े वो खुद बेड पर जाता फैल कर लेट गया और आधा कंफर्टर उस पर था। उसने तनी रगी लिए, आंखें मूंद ली। सरप्राइज के लिए अब इतना काफ़ी था। बददिमाग लड़की। 2 मिनट बाद ही वो हड़बड़ा कर उठा, क्योंकि आरज़ू दानियाल के ऊपर ठंडा पानी फेंक दिया था। दानियाल के एहसास बुरी तरह चट गए थे। आरज़ू ने तकरीबन सारा बेड गीला कर दिया था। पानी की बूंदें दानियाल के बालों से उसके चेहरे पर फिसल रही थी। वो दांत पीस कर उसे देख रहा था। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अगर यहाँ मैं नहीं सो सकती तो आप क्यों मुझे से सोएं? आरज़ू ने बाकी बचा पानी भी बेड पर फेंक दिया। दानियाल ने मुट्ठियाँ भींच ली थी। शट अप यू, वो बोलते बोलते रुक गए। उसके धड़ पर एक पल को आरज़ू सहम कर 2 कदम पीछे हुई। वो उठते उसकी जानिब लपका। ये पहली और आखिरी गलती थी तुम्हारा ऐसा कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
आरजू के बाल मुट्ठी में जकड़े हुए शिद्दत से घुर्राया था। आरजू की रूह कांप उठी थी। वो दांत कचाते उसके बाल छोड़े सुफ पर जाकर लेट गए। आंखों पर बाजू रखते उस वक्त उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, जैसे न जाने कितने गहरे गुस्से के उबाल को वो अपने अंदर दबा रहा है। आरजू ने सोफे पर लेटे देखा। अब मुश्किल तो ये थी कि वो कहाँ सोएगी। वो खामोशी से चलती सोफे के पास गई और अब आरजू लब काटती उसके सरहाने खड़ी हो गई। वो बहुत थक गई थी। माँ की फिक्र, उस लड़के की टेंशन और सबसे बढ़कर ये नापसंदीदा शादी से अब नींद आ रही थी। लेकिन दानियाल को देखे वो पूरा सा मुंह बनाए खड़ी थी। अगर वो सुकून से नहीं सो सकती तो ये क्यों सोए। वो दिमाग में मुख्तलिफ ताने बाने बुन रही थी। वो अपनी सोचों में ही गुम थी जब दानियाल ने उसका हाथ पकड़कर उसे खुद पर गिरा लिया। आरजू कटी डाल की तरह उसके ऊपर गिरी थी। अगर तुमने कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें यहीं गला दबाकर मार दूंगा, सख्त सख्त लहजे में बोला कि आरजू जो अभी बोलने वाली थी अल्फाज मुंह में ही रह गए। सो जाओ, दिमाग मत खराब करो मेरा। वो बाजू वापस आंखों पर रख गया। आरजू ने उसकी गर्दन देखी जहाँ गुस्से के बायस उसकी नसें उभरी हुई थी। आरजू हलक तक कर गई। वो बगैर टी शर्ट के था। आरजू खान ने सख्ती से आंखें मीच ली थी। सुबह उसकी आंख खुली। मंदी मंदी आंखें खुलते उसने मुंह बिगाड़ा था। उसे लगा जैसे वो अभी 5 मिनट पहले सोई हो और अब सुबह भी हो गई। मुकम्मल जागते उसने खुद को और फिर दानियाल को देखा जो गुस्से से उसे ही देख रहा था। आरजू ने फिर से खुद को देखा। ऊपर से उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया, जबकि बड़ी सराहत से दानियाल ने उसे नीचे गिरा दिया। आरजू धड़ाम से उसके वजूद से नीचे जमीन पर गिर गई। ये क्या किया तुमने? आराम से उठने का नहीं भूल सकते थे? आरजू चीखी। उसे शदीद गुस्सा आ रहा था दानियाल पर। बाइट्स कवर उसी सारे अंदाज में उसे देखिए उसके रात वाले जुमले का मजाक उड़ाता उठ गया। आरजू ने मुंह बिगाड़ते रुख फेंक लिया। वो खुद वॉशरूम में बंद हो गया, जबकि आरजू खुद को संभालती उसके बाहर आने से पहले अपने कमरे की तरफ गई, क्योंकि सब कुछ जल्दी में हुआ था इसलिए उसका सामान उसके अपने रूम में ही था। जाहिल नहीं है, बेशरम भी है साथ। उसे कोसते हुए अपने रूम में आई थी। अलमारी से एक ड्रेस निकाला और फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई थी। थोड़ी देर बाद वो ब्लू कलर के गर्म सूट में मलबूस बाहर निकली थी। आईने के सामने जाते हुए ब्रश उठाए अपने बाल संवारने लगी थी जब कानों में मोबाइल की रिंगटोन सुनाई दी थी। उसे एकदम याद आया उसका मोबाइल भी तो दानियाल ने कल गुस्से से दूर फेंक दिया था। आरजू ने इधर देखा जहाँ दीवार के साथ उसे अपना मोबाइल नजर आया था। मोबाइल की स्क्रीन काफी डैमेज हो चुकी थी। आरजू ने मोबाइल उठाया। उसके एक हाथ में ब्रश था और दूसरे हाथ में मोबाइल था। खुदाया, आरजू ने लब काट के मोबाइल लेस करके कान को लगाया। हेलो बेबी डॉल, भूल गई क्या मुझे? आज कॉलेज नहीं आई? दूसरी जानिब से आवाज उभरी। आरजू ने बेसाख्ता टाइम देखा जहाँ सुबह के 9 बज रहे थे। आरजू ने गहरी सांस भरी। मुझे अब कॉल मत करना वरना टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी, और तुम्हें जो करना है कर लो। आरजू सख्त गुस्से में बोली थी। बोलती उसने फोन रख दिया। उसे सख्त गुस्सा आ रहा था हर किसी पर इस वक्त। बाल बनाते उसने बाल खुले छोड़ दिए, बाहर निकल गई जहाँ सब नाश्ता कर रहे थे। शादी के हंगामे की वजह से ही सब लेट उठे थे। अस्सलाम वालेकुम। आरजू ने सब पर सलामती भेजी और एक कुर्सी खींच कर बैठ गई। आरजू, दानियल कहाँ है? रुखसार बेगम ने बेटी को देखते पूछा। वो तो बहुत खुश थी आरजू खान के इस फैसले से। जहन्नुम में, वो बड़बड़ाई थी। कमरे में होगा मम्मा, उसने बेजारी से कहा। आगा जान, मुझे अभी अपने एक कमरे में ही रहना है। वो सबको नजरअंदाज किए सरबराही कुर्सी पर बैठे आगा जी को देखते बोली। इसकी बात सुनते उन्होंने आईब्रो झुकाया। मतलब मुझे अभी कोई रुखसती नहीं करनी? दानियल का कल का रात वाला रवैया याद करते उसकी आंखों में पानी तैरने लगा था। उसने नम आंखों से आगा जी को देखा जहाँ आरजू की आंखों में नमी देख उनका दिल पसीज रहा था। तुम्हारी राय नहीं मांगी, मुझे रुखसती ही चाहिए, और तुम रुखसत हो चुकी हो आरजू खान। तभी कल रात तुम मेरे कमरे में थी। स्काई ब्लू शर्ट पर स्किन कलर जीन्स पहनी वो शर्ट के बाजू फोल्ड करते चलता आ रहा था। उसकी आवाज में अटल बंद था और आरजू ने आगा जी को देखा। दानियाल कुर्सी संभालते वहां बैठ गया। लेकिन मुझे नहीं जाना फिलहाल तुम्हारे रूम में। मैंने कहा ना तुम्हारी राय नहीं चाहिए। वो ब्रेड का पीस मुंह में रखते बोला और आरजू ने तब कर उसे देखा। दानियल बेटा, आगा जान, मैंने आपकी इज्जत रखी ना चाहते हुए भी आपके एक इशारे पर इस लड़के से शादी कर ली, और आपने मुझसे कहा था आप मेरे और आरजू खान के मामलात में अमल दखल नहीं करेंगे। मैंने आपका एहतराम किया है। बाकी मैं देखना चाहता हूँ आप अपने वादे पर कायम हैं या नहीं। वो संजीदगी से बोला। इस दरमियान सब खामोशी से इन तीनों को सुन रहे थे। आगा जी ने इस बात में सर हिलाया और वापिस अपने नाश्ते पर झुक कर आरजू ने बेबसी से बाप को देखा। आगा जी जानते थे दानियल सही है, उन्होंने इसे वादा किया था। शादी हुई इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं मैं कोई रोबोट हूँ जो आपकी मर्जी की बातें मानूं। मैंने कहा ना मुझे आपके साथ एक कमरे में नहीं रहना। सारे लिहाज पिलाए ताक रखते आरजू कुर्सी से उठते बोली।
कीप योर माउथ शट, तमीज़ है तुम्हें? दानियाल भी खड़े होते उससे डबल अंदाज में चीखा था। उसने दोनों हाथ टेबल पर रखे। आरजू लब बीच गई। आली ब्रेड का पीस मुंह में रखते इन्हें ऐसे देखा जैसे वो किसी का मूवी का क्लाइमेक्स देख रहा हो। कहाँ चले आ रहे हो लड़के? निकलो घर से वरना पुलिस बुलवा लेंगे। बाहर से आती आवाज़ों पर सबने चौंक कर बाहर की जानिब देखा। वो सब लोग ड्राइंग रूम से निकलते बाहर गए, जहाँ एक 18-19 साल का लड़का खड़ा था, लेकिन अपनी जिसामत से वो 20-21 साल का लगता था। दुर्राब, आरजू के लफ्ज़ों से खौफ से फड़फड़ाता नाम आज़ाद हुआ था। सामने दुर्राब ने आरजू को देखा तो उसके लबों पर तंजीह मुस्कुराहट उभर गई, जबकि आरजू आंखें फाड़े उसे देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी जल्दी यहाँ पहुंच जाएगा। दानिया ने लब पीछे पहले दुर्राब और फिर आरजू को देखा। ये वही लड़का था जो उस दिन आरजू के साथ कॉलेज के बाहर दिखा था। बेबी डॉल, बताओ इन्हें मेरे बारे में, कौन हूँ मैं? दुर्राब आरजू को देखते बोला। आरजू को अपना आप जमीन में धंसता हुआ महसूस हुआ। तमीज से बात करो लड़के, कौन हो तुम? आगा जी उसकी जबान देखते भड़क कर बोले। आरजू फैली आंखों से सब देखती रही। आरजू खान मुझसे मोहब्बत करती है, मैं लेने आया हूँ उसे। दुर्राब आरजू को देखते बोला। इसकी बात सुनते सबने शौक के आलम में आरजू को देखा। आरजू ये क्या बकवास कर रहा है? शेर साहब, आगा जी से पहले वो बोल उठे। दानियाल ने गुस्से से मुट्ठियां बींच ली थी। बाबा, आरजू की रीढ़ की हड्डी सनसना उठी थी। सब लोग इसे अजीब नजरों से देख रहे थे। उसे अपना डर सच होता हुआ महसूस हुआ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आरजू की शादी हो चुकी है और वो अपने शौहर से मोहब्बत करती है। मिराज ने जहर कर नजरों से दुर्राब को देखते ही कहा, अरे वाह आरजू, तुम लड़कों को फांसने में एक्सपर्ट हो। पहले मुझसे मोहब्बत का इकरार किया, मेरे साथ मोहब्बत का नाटक किया और अब शादी किसी और से कर ली। कैरेक्टरलेस। दुर्राब तंजिया नजरों से आरजू को देखते बोला। उसके लफ्ज सुनते सब हैरान हुए थे, जबकि आरजू की आंखों से आंसू जारी थे। महल लब काट कर रह गई। आरजू बोले, ये क्या बोल रहा है? आगा जी ने सख्त नजरों से आरजू को देखा था। आरजू को लगा जैसे उसकी जबान तालू से चिपक गई है। उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा, बस आंसू उसकी आंखों से निकल रहे थे। ये देखिए, मुझसे मोहब्बत का इकरार किया है आरजू ने। ये पिक्स देखें, क्यों हमारी मोहब्बत में दीवार बन रहे हैं ये। या फिर आरजू खान तुम्हारी फितरत ही 2 टके की, यू बास्टर्ड। तुराब खान की बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए जब किसी पिपले शेर की मानंद दानियाल खान उस पर झपटा और उसे मारने लगा था। मां ने लबों पर हाथ रख लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को ये अल्फाज कहने की? मैं भी तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। उसके चेहरे पर मुक्कों की बरसात करते दानियाल ने उसकी टांग पर अपनी टांग मारते उसे नीचे फेंकते दुर्राब के मुंह से खून बहने लगा था। वो बीवी है मेरी इज्जत है। दानियाल जफीर खान ऐसी आंखें निकाल लेता है जो उसकी इज्जत की तरफ उठे ऐसी जबान काट देता है जो उसकी इज्जत पर बातें कसे। दुर्राब के वजूद को ठोकर रसीद करते बोल रहा था। गुस्से से उसे अपने दिमाग की शरियानी फटती महसूस हो रही थी, जबकि आरजू बहती आंखों से उसे देख रही थी। शहीद साहब ने फर्श से एक तस्वीर उठाकर देखा जहाँ दुर्राब आरजू की जानिब झुका हुआ था, लेकिन तस्वीर बहुत अलग एंगल से ली गई थी जो देखने में अलग मंजर पेश कर रही थी। जमशेद, रोको दानियाल को। आगा जी दानियाल को ऑफिस से बाहर होते देख बोले। जमशेद और सफीर साहब ने आगे बढ़ते दानियाल को रोक दिया। वो तस्वीरें फर्श पर बिखरी हुई थी। हर किसी की नजर उन तस्वीरों पर थी। फर्श पर दुर्राब कर रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। दानियाल तैश के आलम में लहू रंग आंखों से फर्श पर बिखरी तस्वीरों को देख रहा था। आरजू, तुमने ऐसा क्यों किया? रुखसार बेगम आरजू को सदमे से देखती पूछने लगी थी। आरजू ने सुर्ख नमी भरी आंखों से माँ को देखा। उन सबके चेहरे पर बेयकीनी थी सिवाय दानियाल जफीर खान के, जिसके चेहरे पर सिर्फ इस वक्त गुस्सा था। वो दुर्राब खान को सफाकियत से देख रहा था। बस मेरी बीवी से कोई कुछ नहीं पूछेगा, वो मेरी जात के साथ जुड़ चुकी है। उस पर यकीन करना ना करना मेरे इख्तियार में। बेहतर है उसे इन नज़रों से मत देखें। मुझे गवारा नहीं है कि कोई उसके दामन पर ताक लगाए। दानियाल अब भी मुट्ठियां बीचे दुर्राब को देख रहा था, जो खून ज़्यादा चेहरे से कर्रा रहा था। इसकी बात पर आरजू ने साकित बहती आंखों से दानियाल के लाल अंगारा होते चेहरे को देखा। वो उसे देखती रह गई। खान बाबा, इसे ले जाए यहाँ से, दानियाल चीखा। खान बाबा बाहर से अंदर दाखिल हुए और दुर्राब के जख्मी वजूद को उठाते बाहर निकल गए। फर्श पर वो तस्वीरें और दुर्राब खान का फोन पड़ा हुआ था। सब लोग बेयकीनी से आरजू को देख रहे थे, जो उनकी नजरों से जमीन में गिरती जा रही थी। इसका दिल कर रहा था वो शिद्दत से रोए। चलो यहाँ से। उसने अपनी कलाई को देखा जहाँ दानियाल की गिरफ्त थी। उसे अपने साथ खींचते ऊपर ले जाने लगा था। आरजू बस साकित नजरों से उसका तना चेहरा देखती उसके साथ खींचती चली गई।